नमस्कार। इन्वेस्टोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत की फाइनेंशियल मार्केट में काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है और साथ में ही डिजिटल पेमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। बड़ी से बड़ी दुकान से लेकर एक छोटी से छोटी सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर रहा है। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर है। कंपनी एकमात्र लिस्टेड कंपनी है जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड मार्केट में कारोबार करती है। कंपनी का नाम है SBI कार्ड लिमिटेड। SBI कार्ड को 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जेई कैपिटल द्वारा स्थापित किया गया था। SBI कार्ड ने अपना IPO 2020 में लॉन्च किया जब कोरोना अपने पीक पर था। रिपोर्ट की माने तो भारत में 100 में से 3 लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। वहीं यूएस की बात करें तो 100 में से 32 लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से भारत में क्रेडिट कार्ड मार्केट 10 गुना तक ग्रो करने का पोटेंशियल है। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का 2020 से 2025 तक 25% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के ग्रो करने के कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स सेक्टर में बढ़ना, लोगों का कैश से ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर करना, भारत की युवा पीढ़ी जो क्रेडिट कार्ड को काफी ज्यादा पसंद करती है, और इससे भी बड़ा फैक्टर है कि भारत के लोगों का सेविंग से स्पेंडिंग की तरफ शिफ्ट होना, जहां लोगों को बाहर घूमने जाना बहुत पसंद है, जिससे वो एक्सपेंसिव फोन खरीदते हैं, ट्रैवलिंग पर खर्च करते हैं और बाहर खाने पीने पर खर्च करते हैं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जितना ज्यादा डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है उतना ही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मार्केट में वृद्धि करेगा, जिससे SBI कार्ड को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी SBI कार्ड को ग्रो करना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे मेन कारण है यूपीआई पेमेंट। यूपीआई पेमेंट 2016 में लॉन्च हुई थी, जो कि बहुत ही जल्दी पैसे प्राप्त करने और पैसे भेजने का एक लोकप्रिय विकल्प बन गई। यूपीआई पेमेंट की लोकप्रियता इस तथ्यों से लगाया जा सकता है कि 2016 में लॉन्च होने के बाद से फाइनेंशियल ईयर 2020 में 12.5 बिलियन ट्रांजैक्शन से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2024 में 131 बिलियन ट्रांजैक्शन हो गई, जो कि पिछले 4 सालों में 10.5 गुना से बढ़ी है। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले क्वार्टर की बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से कुल 41.22 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई और वैल्यू के हिसाब से कुल 60.16 ट्रिलियन रुपयों का लेन देन हुआ। ये सब यूपीआई पेमेंट के लॉन्च होने के 8 वर्षों के भीतर हुआ। यूपीआई का प्रभाव इतना ज्यादा है कि छोटे से छोटा फल वाला और सब्जी बेचने वाला भी यूपीआई पेमेंट स्वीकार करता है। अगर दोनों क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट के कंपैरिजन की बात करें तो मार्च 2024 में क्रेडिट कार्ड का टोटल शेयर 5% से भी कम था और यूपीआई का डिजिटल पेमेंट में 24% का मार्केट शेयर है। देखा जाए तो क्यों क्रेडिट कार्ड कंपनी को ग्रो करने में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वहीं दूसरी ओर यूपीआई पेमेंट 2016 से लगातार बढ़ रहा है। आपको यह भी समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड और यूपीआई इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या है। यूपीआई पेमेंट का लगातार ग्रो करने का एक मेन रीजन ये है कि यूपीआई पेमेंट मर्चेंट से कोई फीस चार्ज नहीं करता, परंतु वही क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री अपने मर्चेंट से 1.5 से 2% तक फीस चार्ज करता है, जिसे MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। ये MDR फीस क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा साधन है, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने यूजर्स से इंडस्ट्री फीस से भी पैसा कमाती है। जब भी आप POS मशीन पर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो उसमें से 1.5 से 2% MDR फीस के रूप में कंपनी को पे करना पड़ता है। ये फीस सुनने में तो काफी कम लगती है, लेकिन असल में ये बड़े ट्रांजैक्शन में काफी ज्यादा हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यूपीआई पेमेंट अपने यूजर से 0 फीस चार्ज करता है, जिसकी वजह से यूपीआई पेमेंट इतनी ज्यादा मार्केट कैप्चर करने में कामयाब रहा। डिमोनेटाइजेशन के समय से और कोविड पीरियड में जब सारे लोग कैश की बजाय कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते थे, तब भी डिजिटल पेमेंट में काफी इजाफा हुआ है। और 10 रुपए की चाय के कप के लिए यूपीआई कोड को स्कैन करके भुगतान करना बहुत सुविधाजनक हो गया, जिसके लिए आप कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते। ज्यादातर स्मॉल मर्चेंट्स के पास कार्ड स्वाइप करने के लिए POS मशीन भी नहीं होती, जिसकी वजह से स्मॉल मर्चेंट यूपीआई पेमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से SBI कार्ड का शेयर प्राइस अपने कंसोलिडेशन लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स घट रहा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड मार्केट ग्रो कर रहा है। लेकिन जब भी आप कोई चीज बाय करते हो तो क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट बेसिस पर खरीदने का ऑप्शन देता है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी रहते फिर भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से खरीद कर आप EMI पर पैसे पे कर सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड फ्री रिवार्ड पॉइंट, मूवी टिकट जैसे कई सारी ऑफर्स देता है। नेक्स्ट रीजन है कि न्यू एज फिनटेक कंपनीज जो कई तरह की क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ये कंपनीज वॉलेट पेमेंट और बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसी फिनटेक कंपनी जैसे कि स्लाइस, यूनो जैसी कंपनीज किसी का भी कार्ड इशू कर देती है, किसी को भी कार्ड इशू कर देती है जिसका कोई क्रेडिट स्कोर भी नहीं होता। ये स्टूडेंट्स को भी कार्ड इशू कर सकती है और उनके किसी परचेज को इजी EMI में डिवाइड कर देती है। लेकिन मगर क्रेडिट कंपनी जिसकी इनकम
1.44 लाख रुपए से कम होती है उनको कार्ड इशू नहीं करती। क्रेडिट कार्ड कंपनियां स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल और जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती उनको कार्ड इशू नहीं करती। लेकिन न्यू एज फिनटेक कंपनी जो बाय नाउ पे लेटर वाली मॉडल से आती है वे स्टूडेंट्स को भी कार्ड इशू कर देती हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने यह अनाउंस किया कि अब से क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक कर सकेंगे और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ में। एसबीआई कार्ड के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल क्रेडिट कार्ड में से कंपनी के 1,79,00,000 कार्ड अभी मार्केट में इशू किए गए हैं। एक कार्ड से पर यूजर कंपनी को 1,84,000 रुपए का खर्चा किया गया है। टोटल क्रेडिट कार्ड इशू का 18.6% कार्ड एसबीआई कार्ड के हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 43.6 लाख नए कार्ड इशू हुए हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 68,525 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 68.62% की प्रमोटर होल्डिंग है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपए है। बुक वैल्यू कंपनी की 126.93 की है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 24.16 की है। प्रॉफिट ग्रोथ 6.62% की है। पी रेशियो 28.46 की है। पीवी रेशियो 5.68 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22.03% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 14.09% का है। डेप्थ कंपनी के पास 31,993 करोड़ का डेप्थ है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 45,546 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2022 में टोटल रेवेन्यू 10,679 करोड़ का था। वहीं जो बढ़ के 2023 में 13,670 करोड़ का हो गया। वहीं फाइनेंशियल 2024 के अंत में 16,986 करोड़ का हो गया। अगर बात करें तो ये पिछले 2 साल से कंपाउंडेड 26% से बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 1,616 करोड़ का था। 2023 में 2,258 करोड़ का था और 2024 में बढ़ के 2,408 करोड़ का हो गया, जो पिछले 2 सालों से कंपाउंडेड 22% से बढ़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2023 में प्रमोटर के पास 68.96% की प्रमोटर होल्डिंग की थी। एफआईएस के पास 9.48 की, डीआईआईस के पास 17.17% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग थी। पब्लिक के पास 4.39% की प्रमोटर की होल्डिंग थी। जून 2024 में प्रमोटर के पास 68.62% की, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी कम की है। एफआईआईस में भी थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 8.72% की। डीआईआईस के पास 16.54% की और पब्लिक के पास 6.12% की होल्डिंग थी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप आगे किस कंपनी पर वीडियो देखना पसंद करोगे, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।